नमस्कार दोस्तों, द पीपल्स मंच में आप सभी का स्वागत है। मैं धर्म प्रकाश। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शिक्षा की व्यवस्था के विषय पे। जैसे कि तमाम संस्थानों के रिपोर्ट आते हैं कि विश्व की टॉप 100 यूनिवर्सिटी में भारत की एक भी यूनिवर्सिटी अभी तक शामिल नहीं हो पाई है। और कभी कभी ये सुनने को भी मिलता है कि विश्व की 200 यूनिवर्सिटी में भी भारत की एक भी यूनिवर्सिटी स्थान नहीं पा पाती है। तो इस विषय पर हम बात करेंगे। आज हम आए हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, JNU कैंपस में, और इस विषय पर हम चर्चा करेंगे अरविंद कुमार जी के साथ में। अरविंद कुमार जी का परिचय मैं आप सभी को दे देता हूं। अरविंद कुमार जी रॉयल हार्वे यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से दुनिया भर में बढ़ती आर्थिक असमानता पर प्रोफेसर ओलिवर हीथ के निर्देशन में PhD करने के लिए जा रहे हैं। इन्होंने JNU के सेंट्रल फॉर पॉलिटिकल स्टडीज़ से प्रोफेसर नरेंद्र कुमार जी के निर्देशन में MPhil किया है और इसी विभाग से इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में MA भी किया है। और ये DU के सत्यवती कॉलेज में 2 साल तक गेस्ट टीचर भी रहे हैं। और IGNOU में डॉक्टर अंबेडकर जी पर एक कोर्स होता है, सर्टिफिकेट कोर्स, उस कोर्स में इन्होंने कई सारे चैप्टर लिखे हैं और इनके लिखे गए चैप्टर वहाँ पे पढ़ाए भी जाते हैं। और DU में साथ ही ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी पर भी DU में इनके द्वारा लिखे हुए चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं। साथ ही कॉलम्स, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखना और TV डिबेट्स में भी ये जाते रहते हैं। और ये TV डिबेट में अक्सर करके राजनीतिक विश्लेषक के रूप में जाने जाते हैं। आपने भी TV पर इनको देखा होगा। और सबसे बड़ा संयोग मैं आप सभी को ये बता दूं, ये एक मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अरविंद कुमार जी जवाहर नवोदय विद्यालय फैजाबाद से 2008 से पास आउट हैं। और ये महज एक संयोग है कि आज मैं अरविंद कुमार जी से मुखातिब हो रहा हूँ। और मैं भी जवाहर नवोदय विद्यालय आगरा से 2014 का पास आउट विद्यार्थी रहा था। अरविंद कुमार जी, आपका द पीपल्स मंच में स्वागत है। धन्यवाद धर्म प्रकाश। देखिए, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं कि दुनिया भर के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में भारत का कोई भी विश्वविद्यालय क्यों नहीं है। और ये भी नहीं है कि 10, 20, 15, 50 नहीं, बल्कि पूरे मतलब टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ में इंडिया के कोई डिपार्टमेंट नहीं है, कोई विश्वविद्यालय नहीं है। कुछ एक डिपार्टमेंट जो है वर्ल्ड के टॉप 100 में आते रहे हैं। जैसे JNU के 3 डिपार्टमेंट लगभग उस कैटेगरी में आते हैं। जैसे सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट यहाँ का है, जहाँ पर प्रोफेसर विवेक कुमार पढ़ाते हैं। आजकल उसके वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। तो वो दुनिया का जो है 50-91 नंबर पे है। इसी तरीके से यहाँ का सेंटर फॉर लिंग्विस्टिक जो है वर्ल्ड के टॉप 50 में रहा है। और JNU का जो सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज़ है वो भी कभी जो है वर्ल्ड के टॉप 100 में रहा है। लेकिन तो ये मतलब एक थोड़ा मोड़ा बस केवल एक आध डिपार्टमेंट रहे हैं। विश्व के टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में भारत की जो है कोई विश्वविद्यालय नहीं है, टॉप 200 में नहीं है आज की डेट में। अगर आप टाइम्स की रिपोर्ट देखेंगे या जो दुनिया की अलग अलग मैगजीन्स हैं। देखिए, अगर इस विषय को की गंभीरता से देखा जाए तो मुझे इसके 2-3 कारण लगभग नज़र आते हैं। एक कारण है कि भारत ने जिस तरीके की पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी आज़ादी के बाद अडॉप्ट की, एक कारण वो है। तो सबसे पहले, और दूसरा कारण है फाइनेंस, मतलब विश्वविद्यालयों का फाइनेंस। और तीसरा कारण है कि भारत के विश्वविद्यालयों पर कौन लोग जो है कब्जा किए हुए हैं। ये 3 कारण है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो है कि इंडिया ने किस तरीके की एजुकेशन पॉलिसी अडॉप्ट की जिसकी वजह से भारत के विश्वविद्यालयों की इतनी बड़ी दुर्दशा हुई है। मेरा शिक्षा व्यवस्था से लेकर के सवाल ये है कि जब हम बात करते हैं शिक्षा व्यवस्था की, तो क्या सही मायने में कोई शिक्षा व्यवस्था आज तक भारत स्थापित कर पाया है? क्योंकि हर साल हम तमाम तरीके की नई शिक्षा व्यवस्था देखते हैं, कभी बदल जाती है, कभी आती रहती है। इस मुद्दे पर मैं आऊँगा। पहले थोड़ा सा हम इसको लार्जर पर्सपेक्टिव में समझ लें कि आज़ादी के बाद से अगर देखेंगे तो भारत ने जो शिक्षा व्यवस्था अडॉप्ट की वो 2 तरीके का मॉडल अडॉप्ट किया। एक मॉडल को कहा गया कि एजुकेशन और लिटरेसी, मतलब कि साक्षरता और शिक्षा, ये दो डुअल पॉलिसीज अडॉप्ट की गई। तो साक्षरता के लिए कहा गया कि जो जनता है, आम जनता है, उसको केवल साक्षर बनाना है, 5 तक या 8 तक पढ़ा देना है, वो साइन करना सीख जाए। हाँ, वो साइन करना सीख जाए। और जो है, जो बाकी के जो देश के इलीट तबके जो थे, शहरी और अपर कास्ट, कुछ जो इलीट तबका था, उसके लिए ये विज़न था पॉलिसी मेकर्स का कि वो लोग जो है शिक्षा हासिल करेंगे।
सो इस ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लार्जर पॉलिसी रही है, 1950 के में शुरू हुई है, आज़ादी के बाद शुरू हुई। सो इसमें इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपको बताता हूँ, ये कैसे आपको सीधे सीधे पता चलती है। आप देखेंगे कि आप अगर उत्तर प्रदेश से आते हैं तो आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जो देश का सबसे बड़ा राज्य रहा है और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, दुनिया के बहुत ढेर सारे देशों से यहाँ पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, ऐसे राज्य में प्राइमरी स्कूल होते थे, सरकारों ने प्राइमरी स्कूल बनाया था, उसके बाद सीधा यूनिवर्सिटी बनाया था। हाई स्कूल और इंटर कॉलेज सरकारें नहीं चलाती हैं, सरकारों ने बनाया ही नहीं वहाँ पर। अगर आप मतलब उत्तर भारत के राज्यों को देखेंगे तो आज भी भारत सरकार और प्रदेश सरकार मिलके सिर्फ 4 स्कूल चलाती है, जो हाई स्कूल और जहाँ इंटरमीडिएट की पढ़ाई होती है। उत्तर प्रदेश सरकार की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार 2 स्कूल चलाती है जिला लेवल पे, एक को कहते हैं गवर्नमेंट इंटर कॉलेज और एक को कहते हैं गर्ल्स गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। दूसरा जो केंद्र सरकार चलाती है वो 2 स्कूल चलाती है, एक है नवोदय विद्यालय, दूसरा है केंद्रीय विद्यालय। मतलब कि देखा जाए तो सरकार के हाथ में शिक्षा व्यवस्था है ही नहीं। हाँ, मतलब आज़ादी के बाद सरकार ने प्राइमरी शिक्षा पर इन्वेस्टमेंट किया, वहाँ से वो सोचे कि सब लोगों को साइन वाइन करना सिखा देना है। इसके बाद जो है सीधा उन्होंने यूनिवर्सिटी में इन्वेस्टमेंट किया, विश्वविद्यालयों में किया और जो है टेक्निकल एजुकेशन में किया, IITs में किया, IIM में किया, एम्स में किया, इन सारी जगहों पर किया। सो उससे हुआ क्या कि ये जो बीच में जिसको सेकेंडरी एजुकेशन कहते हैं, सेकेंडरी एजुकेशन में सरकार ने पूरी तरीके से 40-50 साल तक नेग्लेक्ट किया। सो सेकेंडरी एजुकेशन रहा ही नहीं। तो किसी देश का शिक्षा में 3 स्तर होते हैं, एक होता है आपका प्राइमरी एजुकेशन, दूसरा होता है सेकेंडरी एजुकेशन, उसके बाद तीसरा आता है टर्सरी, जिसको यूनिवर्सिटी और जो है डिग्री, रिसर्च, ये सारी चीज़ें आती हैं। सो भारत में जो है गवर्नमेंट ने प्राइमरी में इन्वेस्टमेंट किया और सीधा जो है टर्सरी में आ गई, वो सेकेंडरी में इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं। सेकेंडरी को सरकारों ने छोड़ दिया प्राइवेट लोगों के लिए। मैं आपको रोकना चाहूँगा, दर्शकों को आप बताना चाहेंगे प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और टर्सरी एजुकेशन होती क्या है? आप ऐसे मोटे तौर पर समझ लीजिए कि 8 तक की शिक्षा को आप प्राइमरी एजुकेशन कह सकते हैं, 10वीं 12वीं को सेकेंडरी एजुकेशन कह सकते हैं, और टर्सरी एजुकेशन होता है BA, MA, BTech, MPhil, PhD, ये सब टर्सरी एजुकेशन है। मतलब भारत सरकार ने कभी भी 10th क्लास से लेकर 12th क्लास की जो शिक्षा थी उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। भारत सरकार ने केवल जो है जो स्कूल खोले, अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हो, वो केवल जो है प्राइमरी तक खोले और उन्हीं प्राइमरी को थोड़ा सा उच्चतर प्राइमरी बना दिया कि 8 तक कहीं कहीं पढ़ाई होगी। उसने कोई ऐसे स्कूल नहीं खोले कि जो है 6 से 10 तक पढ़ाई हो, 6 से 12 तक पढ़ाई हो, 10 से 12 तक पढ़ाई हो, ये सरकार ने नहीं खोले। ये स्कूल्स जो थे ये प्राइवेट लोगों ने खोले, अपनी बदौलत अलग अलग संस्थाओं ने खोले, क्रिश्चियन मिशनरीज ने खोले, आर्य समाजियों ने खोले, ऐसे मतलब समाज के जो मजबूत लोग थे उन लोगों ने स्कूल खोले। तो वो स्कूल अक्सर जो है उनकी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी होते थे, विधायकों से फंड लेके, जनता से इकट्ठा करके जो है उन्होंने स्कूल खोले। उन स्कूल में वो अपने लोगों को नियुक्त करते थे और चूंकि वो सरकारी स्कूल थे नहीं, उनके अपने स्कूल थे, तो कुछ खास लोगों का वहाँ एडमिशन होता था और बहुत दूर दूर स्कूल होते थे, कहीं होते नहीं थे, तो लोग जो है बहुत मुश्किल होती थी। इस वजह से लोग पहले देखेंगे कि अपने अगर पुराने लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आपने पढ़ाई क्यों नहीं किया, तो वो बताएंगे हमारे यहाँ तो स्कूल ही नहीं था। स्कूल तो हमारे यहाँ 200 किलोमीटर दूर पे था या 100 किलोमीटर दूर पे था, क्योंकि सरकार ने इन्वेस्ट नहीं किया। सरकार ने स्कूल खोलना शुरू किया, जो नवोदय विद्यालय की आप जानते हैं 1986 में खोला है, ठीक है, जिसमें नवोदय विद्यालय पहला ऐसा स्कूल है जो कि पूरा भारत सरकार द्वारा फंडेड है, सरकार द्वारा फंडेड है, और वो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को 5वीं के बाद पढ़ाने के लिए है। केंद्रीय विद्यालय जो खोला गया था उसका काम था कि केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए, आम जनता के बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं है केंद्रीय विद्यालय, ये सरकारी है, मतलब ऑफिशियल है। प्रदेश सरकारों ने अपने स्तर पे 2 स्कूल खोले जिले लेवल पे, एक खोला जो है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, एक गर्ल्स गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। मुझे लगता है कि इस तरह की जो बातें आप बता रहे हैं, ये बातें लोगों को पता ही नहीं है कि भारत सरकार के अंडर में किस तरह की शिक्षा व्यवस्था आती है, किस तरह की नहीं आती है, क्योंकि भारत सरकार ने केवल 2 तरह की ही स्कूल खोले जब से हम आज़ाद हुए तब से अब तक। हाँ, तो ये तो बहुत बुरा हाल है। हाँ, अभी एक तीसरा जो अभी नया मॉडल आया, जब बहुत
सरकारों को क्रिटिसाइज किया गया, तो पिछली यूपीए सरकार ने कस्तूरबा गांधी विद्यालय खोला लड़कियों के लिए। अच्छा। एक ये नया एडिशन है पिछले 8-10 सालों में। नहीं तो सरकारों ने जो है सेकेंडरी एजुकेशन पर पूरी तरीके से ध्यान नहीं दिया, जिसका परिणाम ये रहा कि लोग प्राइमरी शिक्षा तो पा गए लेकिन हायर शिक्षा में घुस ही नहीं पाए। तो आप पाएंगे कि जैसे जैसे जब आप लोअर कास्ट में देखेंगे, मतलब दलित, पिछड़े, आदिवासी, इन सभी समुदायों में देखेंगे, तो ये लोगों के पास भाई सेकेंडरी एजुकेशन का कोई जो है कोई स्कूल ही नहीं था, कोई अवसर ही नहीं था। तो ये लोग सेकेंडरी एजुकेशन पाए नहीं, तो विश्वविद्यालय में भी नहीं आए, और जब विश्वविद्यालय में नहीं आए तो उनके प्रोफेसर नहीं हुए, आईएएस ऑफिसर नहीं हुए, बहुत ढेर सारी, मतलब आप बहुत चीज़ सोच सकते हैं कि उसके बाद क्या क्या परिणाम हुआ जी। एक ये मतलब पॉलिसी लेवल पर ये सरकार से बहुत बड़ी मिस्टेक हुई। दूसरी मिस्टेक जो हुई, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ जी, मैं ये पूछना चाह रहा था अरविंद जी कि जैसे आप भी जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़े हैं, मैं भी जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ा हूँ, ऐसे तमाम विद्यार्थी पढ़े हुए हैं जहाँ पे हमें काफ़ी सारे संसाधन अवेलेबल हुए। लेकिन क्या आपको ये ज़रूरी नहीं लगता है कि इस समय की जनसंख्या अनुपात को देखते हुए जवाहर नवोदय विद्यालय की जो स्कूलों की जो संख्या है वो बढ़नी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो व्यवस्था है वो काफ़ी ठीक है सिस्टम के हिसाब से। तो आपको लगता है कि जवाहर नवोदय विद्यालयों की जो संख्या है वो बढ़नी चाहिए? नहीं, इनफैक्ट अगर आप जो है ये मतलब मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, इसमें कोई ना वाला सवाल नहीं हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा आपको मैं दूसरी तरफ इशारा कर रहा हूँ कि जब आज़ादी की लड़ाई के दौरान जो है बाबा साहब अम्बेडकर वगैरह ने ये इस तरह की डिमांड रखी थी कि उनका ये कहना था कि जो है रेजिडेंशियल स्कूल्स खोले जाएं, हॉस्टल्स खोले जाएं, जो है शहरों में हॉस्टल्स बनाए जाए लोगों के, जहां पर अलग अलग जातियों के बच्चे जाके रहें, जिससे उनमें जो जातिवाद की भावना है वो कमज़ोर होगी। एक दूसरे के साथ उठेंगे बैठेंगे साथ रहेंगे तो दूसरे तरीके की फ्रेंडशिप डेवलप होगी। सो जो है वो एक बहुत बेहतरीन मॉडल है। मुझे बाबा साहब का ये अनुभव था कि बाबा साहब जब 11 दिन के लिए जो बड़ौदा में नौकरी करने के लिए गए तो उन्हें कहीं रहने के लिए जगह ही नहीं मिली, हाँ, जाति की वजह से। तो ये जो है ये आइडिया बहुत इम्पॉर्टेंट था। बल्कि मैं तो ये आज मानता हूँ कि हर ब्लॉक लेवल पर एक रेजिडेंशियल स्कूल होना चाहिए कि जो 6वीं से लेकर 12वीं तक पढ़ाई कराए, जो है फुली रेजिडेंशियल। पूरा सरकार को इतना जो है, भारत सरकार को कम से कम भारत सरकार और राज्य सरकारों को मिलकर इतना तो बियर करना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक दूसरी चीज़ जो मैं इशारा करना चाह रहा हूँ कि भारत के जो विश्वविद्यालय के परिप्रेक्ष्य में कि ये दुनिया भर में टॉप में क्यों नहीं पहुँच पाए हैं, ठीक है। एक और भी कारण है, वो ये है कि अगर हम भारत की शिक्षा व्यवस्था को देखें तो इसमें कोई भी एक चीज़ होता है रिफॉर्म, मतलब समय के अनुसार उसमें सुधार किया जाता है शिक्षा व्यवस्था में। भारत की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ब्यूरोक्रेसी के कंट्रोल में रही है, ठीक है। और मुंबई यूनिवर्सिटी बिल प्रेजेंट हो रहा था मुंबई लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसमें डॉक्टर अंबेडकर बोल रहे थे। तो उन्होंने उस समय ये कहा था कि मैं ये चाहता हूँ कि जो शिक्षा का सचिव हो वो कोई जो है प्रोफेसर होना चाहिए, या मतलब वो ये चाहते थे कि शिक्षाविद हो। प्रोफेसर उन्होंने सीधे सीधे नहीं कहा, लेकिन ये कहा कि शिक्षाविद हो। हमारे यहाँ आप देखेंगे कि जो राज्यों के मतलब शिक्षा सचिव हैं या शिक्षा अधिकारी हैं वो नॉर्मल से बीए और जो है बीएड किए हुए लोग हैं, और वो लोग शिक्षा व्यवस्था को मैनेज कर रहे हैं। तो वो एक खास तरीके से पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था हमारी एक ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल में फंस गई। उसका नतीजा ये हुआ है कि शिक्षा व्यवस्था में कोई सुधार नहीं आया। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ आपको कि अगर आप दुनिया भर के मतलब हम लोगों के यहाँ लोग ये देखते नहीं हैं, अगर आप दुनिया भर के विश्वविद्यालयों का सिलेबस उठा के देखें, ठीक है, तो ये जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है ये ब्रिटेन ने शुरू किया था हमारे यहाँ। सो ब्रिटेन ने शुरू किया कि 3 विषय में एमए होना, बीए करना होगा, ठीक। अपने यहाँ ब्रिटेन ने इस व्यवस्था को बदल दिया, अच्छा, और हमारे यहाँ वो व्यवस्था अभी भी चालू है कि 3 विषय में बीए होगा। ब्रिटेन की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, बड़ी समस्या है भारत। सिलेबस नहीं, उन्होंने 3 विषय वाले बीए ही खत्म कर दिया। अच्छा। उनके यहाँ बीए होता है क्रेडिट सिस्टम पे, ठीक। जिस विषय में आपका इंटरेस्ट हो उसी विषय में नहीं, आपका एक विषय में एडमिशन होगा। मान लीजिए मेरा एडमिशन पॉलिटिकल साइंस में हुआ, उसके बाद अगर मेरा अगली साल मन करता है कि मैं डांस सीखूं तो मैं डांस का कोर्स ले सकता हूं, अच्छा, ठीक है। अगर अगली नेक्स्ट ईयर मेरा मन करता है कि मुझे
अरबी पढ़ लेना चाहिए तो अरबी मैं सीख लूँगा, पर्शियन पढ़ना चाहिए तो पर्शियन सीख लूँगा। मतलब वो विश्वविद्यालयों ने कोर्स को स्टूडेंट फ्रेंडली बनाया और ये उन्होंने अपने 100 साल के एक्सपीरियंस के आधार पर किया। आप अगर देखेंगे उत्तर भारत के विश्वविद्यालयों में, जब मैं लोगों को बताता हूँ कि शिक्षा व्यवस्था इस तरीके से होती है, जैसे जेएनयू में जो बीए है वो उस मॉडल पे है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने अभी अपने मॉडल को चेंज किया है, लेकिन बहुत दबाव आया कि नहीं बदलिए आप, तो दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक नया कोर्स इंट्रोड्यूस कर दिया, बीए ऑनर्स का कोर्स इंट्रोड्यूस कर दिया और बीए प्रोग्राम वैसे ही रहने दिया। लेकिन तो उसका मतलब ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो नॉर्मल स्टूडेंट आते हैं, जिनके लोग जानते नहीं हैं, वो लोग प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं। जो स्टूडेंट जिनके फादर या बाकी लोग जानकार हैं, वो लोग बीए ऑनर्स में एडमिशन लेते हैं। और स्टूडेंट्स हम लोगों से पूछते हैं कि ये बीए मान्य होगा या नहीं मान्य होगा। अच्छा। क्योंकि उनको तो उनके जो आसपास के विश्वविद्यालय हैं वो सारे जो है उन्होंने कोई परिवर्तन ही नहीं किया पिछले 60 सालों में। कोर्स में और जो है कोर्स स्ट्रक्चर में, पढ़ाने के तरीके में, पेडागॉजी जिसको कहा जाता है, इन सब में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है खासकर उत्तर भारत में। जैसे ब्रिटिश पीरियड बना के गया हुआ था वैसे ही शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा का कोर्स स्ट्रक्चर मीन्स जो डिग्री ऑफर की जानी है वो वैसे ही है। कुछ नई डिग्री इंट्रोड्यूस कर दी जा रही हैं, लेकिन तो उसका इस वजह से कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। जी अरविंद जी, मैं अगला सवाल पूछना चाहूँगा कि शिक्षा व्यवस्था में जो हमें सिलेबस पढ़ाया जाता है विद्यार्थियों को, तो प्राइमरी एजुकेशन के बाद में फिर सेकेंडरी एजुकेशन, फिर टर्सरी एजुकेशन, लेकिन जब विद्यार्थी यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करता है या नौकरी की तैयारी करता है तो उसको कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आप क्या मानते हैं, क्या हम वो सिलेबस जो हम कोचिंग में पढ़ रहे हैं क्या वो पढ़ा नहीं पा रहे, या फिर वो हम सिलेबस में पढ़ाई को शामिल ही नहीं किया है हमने? इसका क्या कारण है? देखिए, उसका एक कारण ये है कि हमारे यहाँ जो है कोचिंग इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसी वजह से है क्योंकि हमारे यहाँ जो सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम है, जो मेरी अपनी एनालिसिस है, वो कोलैप्स है। ठीक है, विश्वविद्यालय तो प्रॉपरली चल रहे हैं, लेकिन सेकेंडरी एजुकेशन जब कोलैप्स होगा आपके यहाँ किसी भी देश में, तो जाहिर सी बात है कि इवन विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए लोगों को जो है कोचिंग लेके तैयारी करना पड़ता है। जब 10th या 12th लेवल पर पढ़ाई ही नहीं होगी, एक कारण ये है कि पढ़ाई नहीं हो रही है। पढ़ाई नहीं होने के अपने अलग अलग कारण हैं। ठीक है, जैसे जो मेरी समझ है, पढ़ाई इस वजह से नहीं हो रही कि बहुत देखेंगे कि मैसिव स्तर पर उत्तर भारत के परिप्रेक्ष्य में मैं बात कर रहा हूँ, सरकारों के ने टीचर नहीं अपॉइंट किए पहले। जब आप टीचर नहीं अपॉइंट करेंगे तो आप कॉपी कैसे चेक करेंगे? पढ़ाने को तो छोड़ दीजिए, कॉपी चेक करने की दिक्कत आती है। तो ब्यूरोक्रेसी जो हमारे यहाँ की है वो उनको मंत्रियों को हमारे यहाँ क्या सलाह देती है, एक काम करिए आप सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम ना लेके ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम लीजिए। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम से सेलेक्ट हुआ बच्चा आज शाम को रटा क्वेश्चन, मीन्स रात भर रटा, सुबह जाके परीक्षा दे दिया, इसके बाद वो भूलेगा। ठीक, अब उसमें उसको बहुत ज़्यादा तो अपना दिमाग खर्च नहीं करना है। सो इससे हो ये रहा है कि मतलब पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था को अगर आप देखेंगे, विश्वास नहीं कर सकते कि दुनिया भर के किसी भी यूनिवर्सिटी में बीए एंट्रेंस एग्ज़ाम खासकर, मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं, मतलब जो फाइनल एग्ज़ाम होता है कोर्स का, वो एग्ज़ाम जो है ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होता है। ये हमारे उत्तर प्रदेश के कुछ विश्वविद्यालयों ने अभी ये करिश्मा करके दिखाया है कि वो जो है ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय, मतलब उत्तर भारत के विश्वविद्यालय केवल परीक्षा कराने के केंद्र के रूप में तब्दील होते जा रहे हैं। मतलब कि इन्फॉर्मेशन को हमने ज्ञान मान लिया है, जो सूचना है उसको ज्ञान मान लिया है। क्योंकि ये किसी भी सोसाइटी में होता है, जब वो ट्रांजिशन फेज से में चल रही होती है कि जब हम एक परंपरावादी एजुकेशन से जो है मॉडर्न सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो हमारे यहाँ की दिक्कत ये है कि हम जो एजुकेशन है, मॉडर्न एजुकेशन की बात मैं कर रहा हूँ, उसको हमारे यहाँ लोग ज्ञान का स्रोत नहीं मानते हैं। उसको लोग ये मानते हैं कि मॉडर्न एजुकेशन हमको लेके, एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये है उनके लिए कि ये हमको नौकरी देगी।
ठीक है। मतलब एजुकेशन का सही मायने में अर्थ नहीं समझा पा रहे हैं। हाँ, तो इसका कारण आप क्या समझते हैं जैसे कि उसमें एक चीज, मतलब ये इम्पोर्टेंट चीज है कि एजुकेशन जो है नौकरी देती है, ठीक है, उससे मिलती है, लेकिन तो एजुकेशन का केवल ये पर्पज नहीं है कि नौकरी देना। एजुकेशन का जो मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो है मीन्स ज्ञान देना आपको, ठीक है। अब वो ज्ञान अलग अलग तरीके का ज्ञान हो सकता है। इसी वजह से विश्वविद्यालय को, इसका नाम विश्वविद्यालय है कि विश्वविद्यालय एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर दुनिया के हर तरीके का ज्ञान पढ़ाया जाना अलाउ है, ठीक है। मुझे याद आ रहा है अच्छी तरह से कि बाबा साहब ने भी बोला था, द मेन एम टू गेट एजुकेशन इज द कल्टीवेशन ऑफ द माइंड। हाँ, सो एजुकेशन का मतलब उनका भी यही मानना था कि ह्यूमन बीइंग का मेंटल ग्रोथ जो है, मेंटल ग्रोथ, पर्सनालिटी ग्रोथ, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है एजुकेशन का। एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको नौकरी मिल रही है या नहीं मिल रही है, वो एक बहुत सेकेंडरी चीज़ है। ये अगर जो है प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम में यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करना है तो इस चीज़ को, एजुकेशन की जो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू है, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू उसको कहते हैं कि जहाँ हम देखते हैं कि शिक्षा हम पढ़ लेंगे तो हमको नौकरी मिल जाएगी, उसको ख़त्म करना होगा। हमें ये समझना होगा कि एजुकेशन की इंट्रिंसिक वैल्यू एक टर्म होता है पॉलिटिकल फिलॉसफी में, जिसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर अपना कुछ ऐसा गुण है कि सोना के अंदर अपना कुछ ऐसा गुण होता है कि जो लोगों के पास होने से वो गौरवान्वित महसूस करते हैं। सो उसकी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू को समझना होगा एजुकेशन को। जी, मैं पूछना चाहूँगा अरविंद जी, ये एजुकेशन सिस्टम में सोशल डिस्क्रिमिनेशन किस तरह से काम करता है? क्योंकि कभी कभी सुनने में आता है कि विद्यार्थी टीचर्स के साथ में सोशल कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के केसेस आते हैं, और टीचर्स के द्वारा स्टूडेंट्स के साथ जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के केस किए जा रहे हैं, तो इस चीज़ को आप कहाँ तक समझते हैं और इसका समाधान क्या मानते हैं? नहीं, जो विश्वविद्यालयों में छात्रों का परफॉर्मेंस है, हमारे मतलब विश्वविद्यालयों का टॉप, वर्ल्ड की टॉप में ना होना जो है जी, वो भी इससे रिलेटेड है। ये विषय भी उससे रिलेटेड है, क्योंकि टॉप में अगर विश्वविद्यालय नहीं है तो 3 लोगों की गलती है, सरकार, टीचर जो पढ़ाते हैं, और जो है हमारे स्टूडेंट, ठीक है। अब हमने सरकार का जो है आपको एक्सप्लेन कर दिया कि सरकार ने कहाँ गलती की है। दूसरे चीज़ आते हैं अब स्टूडेंट्स और टीचर में। हमारे यहाँ विश्वविद्यालयों में हुआ ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने भले 1950 में कहा कि 15% रिजर्वेशन होगा सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, लेकिन वो येन केन प्रकरण जो है किसी भी विश्वविद्यालय में या इवन प्राइम एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में वो लागू हो नहीं पाया, ठीक है। आज तक भी लागू नहीं, आज तक नहीं लागू हो पाया। अभी 3 दिन पहले मैं इंडियन एक्सप्रेस में जो है IITs की रिपोर्ट देख रहा था, तो केवल 4% SC/ST फैकल्टी हैं पूरी IITs में, पूरी IIT में, जबकि 22.5% रिजर्वेशन है। और संविधान कहता है कि 15% होनी हाँ, चाहिए। 4% के आसपास है, वो भी 4% से ज़्यादा नहीं है, 4% के आसपास है। एग्जैक्ट फिगर नहीं ध्यान है अभी मुझको, लेकिन तो 4% के आसपास खबर आई थी कि जो है इतना फैकल्टी। कॉन्स्टिट्यूशन का तक 22.5% होना चाहिए, ठीक है। OBC का तो अभी नाम ही मत लीजिए, अभी वो अगले 20 साल तक कुछ नहीं करने जा रहे हैं उस पर। सो इससे होता ये है कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन के गरीब, कमज़ोर, दलित, आदिवासी, पिछड़े जो बच्चे आ रहे हैं इन विश्वविद्यालयों में, विश्वविद्यालय में आते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आते हैं, तो देखिए कोई व्यक्ति जो है जन्मजात मेरिटोरियस नहीं होता है। ऐसी कोई चीज़, मतलब ये एक बकवास अवधारणा है कि कोई व्यक्ति जो है जन्मजात मेरिटोरियस पैदा हुआ है। ये सोशल सर्कमस्टांसेस होते हैं, जैसी आपकी अपब्रिंगिंग है और जिस तरह के परिवेश, किस तरह के परिवेश में आप रहते हैं। बल्कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इस पर एक रिसर्च किया है जिसमें ये बताया कि जो है जो मेरिट होती है वो केवल सोशल कंस्ट्रक्शन है कि आप किस तरह के परिवेश में रहते हैं, वो निर्धारित करती है आपके मेरिट का, ना कि बहुत ढेर सारी चीज़ें और नहीं निर्धारित करती। अब हो ये रहा है कि विश्वविद्यालयों में जब बच्चे आ रहे हैं दूसरे समुदायों के, खासकर निचले, जो उनको निचला तबका कहा जाता है, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, और टीचर्स जो हैं या स्कूलों में और विश्वविद्यालयों में टीचर्स अपोजिट प्रोफाइल के, टीचर अपर कास्ट, उसमें होता ये है कि ये टीचर्स जो है उन बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेट करते हैं। और वो डिस्क्रिमिनेशन, मतलब इसका ये भी मतलब नहीं है
कि सारे टीचर डिस्क्रिमिनेट करते हैं, सारे प्रकार टीचर, ठीक है। लेकिन अगर 2-4 भी डिस्क्रिमिनेट करने वाले एक इंस्टीट्यूट में निकल गए तो भी ये बहुत बड़ी बात है। तो वो चीज़ छात्रों का मनोबल तोड़ती है, बिल्कुल। ठीक है। और मनोबल, जब बच्चों का मनोबल टूटता है तो वो आगे उनकी परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है। परफॉर्मेंस क्लास में, एग्जाम में अफेक्ट होगी। अगर बच्चे की परफॉर्मेंस अफेक्ट हो रही है तो विश्वविद्यालय की भी परफॉर्मेंस अफेक्ट हो रही है, ठीक है। सो बच्चों का जो परफॉर्मेंस है क्लासेज में, वो यहाँ से निर्धारित होता है कि टीचर उनसे कैसे मिलते हैं। अगर टीचर उनसे बहुत प्यार से मिलेंगे और सम्मान से उनसे बात करेंगे तो वो बच्चे जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। वो बहुत ख़राब, मैंने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा है 2 साल पढ़ाते हुए। मैं अक्सर ये करता था कि जो बच्चे ख़राब बच्चे हैं उनको कभी देखता था कि एक आध को अच्छा, चलिए इनको जो है बहुत अच्छा नंबर दे के देखते हैं क्या अच्छा नंबर देने से, क्योंकि इकोनॉमिक्स में कहा जाता है कि अगर आप इंसेंटिव देंगे तो आदमी और अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। मेरे लिए भी इकोनॉमिक्स काफ़ी टफ हो गई हाँ, थी एक दिन। तो मैं जो है ये करके देखा और बहुत ढेर सारे बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगे। सो इस वजह से दुनिया के अलग अलग विश्वविद्यालयों में अभी ये इम्पोर्टेंट डिबेट आ गया है कि क्लासरूम में डाइवर्सिटी होनी चाहिए, प्लस टीचिंग में भी डाइवर्सिटी होनी चाहिए। मतलब अलग अलग समुदाय के टीचर हों। जैसे हमारे यहाँ जो है SC ST OBC एक समुदाय है जिसकी संख्या कम है, महिलाओं की संख्या कम है। इंस्टीट्यूट्स का महिलाओं के प्रति खराब नज़रिया लोगों का है, लोगों का नज़रिया बनता है, वो अपब्रिंगिंग बच्चों में भी आती है। सो ये जो पूरा मतलब एक बड़ी समस्या है। जो रिसेंट सुसाइड आपको नवोदय विद्यालयों में दिखाई दिया, एक कारण ये भी आइडेंटिफाई किया गया है। और मैं ये मानता हूँ कि प्योर मानता हूँ कि ये जो है एक कारण, मतलब और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन ये एक कारण जरूर रहा होगा। क्योंकि हमने जो है हमारे एक साथी हैं अनूप कुमार जी, वो इनसाइट फाउंडेशन चलाते थे और उन्होंने इस पर काफ़ी काम किया है कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में सुसाइड को देखा। तो एक फिल्म भी उन्होंने बनाया जो यूट्यूब पे डेथ ऑफ द मेरिट नाम से। सो उसको भी आप लोगों को देखना चाहिए। उसमें उन्होंने बताया कि कैसे जो है दलित आदिवासी वर्ग के बच्चों के साथ जो है मेडिकल कॉलेजों में डिस्क्रिमिनेशन हुआ और वो बच्चे मतलब आखिर में हेल्पलेस हो गए। ऑल ऑफ सडन हेल्पलेसनेस की सिचुएशन में उन्होंने जो है आत्महत्या कर ली है। तो ये मतलब बड़ा इम्पैक्ट है और इससे जो है ओवरऑल जो भारत के एजुकेशन सिस्टम है वो प्रभावित हो रहा है। और वो कहीं ना कहीं मतलब जब एजुकेशन सिस्टम प्रभावित होगा तो विश्व में आपकी सिचुएशन कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे रैंक पाएंगे। जी, मैं अगला सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन तो समस्या है ही। जब विद्यार्थी कक्षा 12 पास कर लेता है तो उसके बाद में उसके सामने सबसे बड़ी समस्या आती है कि कॉलेज में एडमिशन लेना, और उस कॉलेज के लिए एडमिशन के लिए फ़ीस का इंतज़ाम क्या होना, क्योंकि फ़ीस जो है इस समय कॉलेजों की 1-1 लाख रुपए तक पहुंच गई है। तो फीस फंडिंग की सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या को आप किस तरह से देखते हैं? हाँ नहीं, ये जो है ये इस तरह की समस्या दुनिया भर के अलग अलग जगहों पर है और मतलब अलग देश, दूसरे देशों में उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है कि छात्रों को लोन दिया जाए, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ फिर वही दिक्कत आ जाती है। नहीं, लेकिन छात्रों को लोन दिया जाए, लेकिन लोन का जो सिस्टम है वो चीज़ें इतनी आसान नहीं है। मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ से तो इन्होंने ये कॉन्सेप्ट कॉपी कर लिया कि लोन दिया जाए, लेकिन यहाँ लोन देने वाला बैंक मैनेजर कौन है? वो किसी और दूसरी कास्ट का है। वो इन जो है दलित आदिवासी इन सब वर्ग के बच्चों को लोन ही नहीं दे रहे हैं। सो इन सब से जो है बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। नहीं, लोन पॉलिसी की जो जानकारी है और फॉर्मेलिटी है, जिस रास्ते के तहत लोन दिया जाता है जिस तरीके से, वो भी इतनी ज़्यादा आसान नहीं है कि विद्यार्थी कभी यहाँ जाएगा फाइल लेके, कभी वहाँ जाएगा। ये चीज़ है, लेकिन तो आप दूसरे देशों में देखेंगे तो इस तरह नहीं है। उनके यहाँ ये सारी प्रक्रियाएँ बहुत आसान है। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि वहाँ से इन्होंने सिस्टम कॉपी कर लिया, ठीक है। इसका जो समाधान है ये है कि सरकारों को बहुत बड़ी संख्या में जो है बच्चों को स्कॉलरशिप देना चाहिए, जो कि हमारे यहाँ सरकारें नहीं कर रही हैं, ठीक है। और अक्रॉस दी वो स्कॉलरशिप जो है सभी वर्ग के बच्चों को देना चाहिए। SC ST तबके के बच्चों को देना चाहिए, जो OBC को देना चाहिए, जो गरीब तबके से बच्चे आ रहे हैं, लड़कियों को अलग अलग स्कॉलरशिप देना चाहिए। ये हमारे यहाँ इसका कॉन्सेप्ट बहुत कम है और पिछले 8-10 सालों में जो है, पिछले 8 सालों में बहुत तेज़ी के साथ सरकारों ने जो है फीस को बढ़ाया है।
जी। और जब फीस बढ़ रही है तो उससे भी बच्चों में जो है, स्टूडेंट्स में टेंशन, एक खास तरीके की टेंशन बनती है और आगे पढ़ने का मोटिवेशन नहीं होता है। ठीक है, जैसे हमारे देश के विश्वविद्यालय इस रीजन से भी बहुत पीछे हैं कि हमारे यहाँ रिसर्च की क्वालिटी बहुत ख़राब है। अब रिसर्च की क्वालिटी कैसे सही होगी, क्यों ख़राब है? हमारे यहाँ जब बच्चा आ रहा पहले दिन ही जो है इतना हैवी फैमिली का पर वो बर्डन बन जा रहा है, सो उससे वो क्या सोचता है कि जल्दी से हम ग्रेजुएशन करके जो है कहीं नौकरी पा जाएं या एमए करके नौकरी पा जाएं। हम लोगों से लोग परेशान करके पूछते रहते हैं कि अच्छा आप कब नौकरी पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा बहुत इधर उधर मीन्स पढ़ा वढ़ा के अच्छा खासा पैसा वैसा कमा लेते हैं, तो उससे लोगों को लगता है अच्छा नहीं नहीं कुछ कुछ करने, बिल्कुल बेकार नहीं बैठे हुए हैं। बट ये एक बड़ा इशू है कि गवर्नमेंट जब तक जो है एजुकेशन पर अपनी फंडिंग बढ़ाएगी नहीं, तब तक जो है हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव होने वाला नहीं है। शिक्षा के प्राइवेटाइजेशन को कैसे देखते हैं, क्योंकि हायर एजुकेशन में भी जो यूनिवर्सिटी हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, एक तरह से तमाम इतनी शिक्षा की मैं कहूँगा कि दुकानें खुल गई हैं। हाँ। जो सिर्फ जिनका मेन पर्पज़ केवल लोगों को इस गुणवत्तापूर्व शिक्षा देना नहीं है, उनसे केवल पैसा ऐंठना है बस। केवल पैसा का उन्होंने शिक्षा को बिजनेस बना दिया है, और ये बात वो लोग भी कहते हैं जिन्होंने बिजनेस बना दिया है। ये सही बात है कि हमारे जो ये विश्वविद्यालय हैं राज्यों में अच्छा, इसमें एक तरीके का इंटरकनेक्शन निकल के आ रहा है। इंटरकनेक्शन ये है कि अलग अलग फैमिली जो है, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन्स जो है पॉलिटिक्स में भी घुस रहे हैं। सो वो वहाँ से पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं सरकारों को, जिससे सरकारें जो है शिक्षा पर बजट में कटौती कर रही हैं, लगातार कटौती कर रहे हैं। अब जब कटौती होगी तो जो आपके पास एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ के पास जो है जब पैसा नहीं होगा तो वो कैसे प्रॉपरली रन करेंगी, फैकल्टी नहीं अपॉइंट कर पाएंगी, सेमिनार नहीं करवा पाएंगी। नहीं, लेकिन जैसे प्राइवेट जो यूनिवर्सिटी हैं, हाँ। वो विद्यार्थियों को इन्फ्लुएंस करने के लिए किसी विषय पर स्पेशलिस्ट विद्वानों को नहीं बुलाती हैं। हाँ। चर्चा के लिए। हाँ। वो किसी बॉलीवुड के किसी हीरो हीरोइन को बुला लेते हैं, और ये एक तरह का ट्रेंड चला है जिससे विद्यार्थी इन्फ्लुएंस भी होते हैं। हाँ। लेकिन वो कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ ये बहुत बड़ा धोखा हो रहा हाँ, है। वो ये मतलब ऐसा देखिए बहुत ज़्यादा दिनों तक ये चलता नहीं है ये मॉडल। ठीक है, 2003 के आसपास हमने देखा कि नोएडा और गाजियाबाद में जो है ये इंजीनियरिंग के ऐसे ही खूब कॉलेजेज खुले, और लोगों ने इसी तरीके से बुला के ये वो करके कहीं अपने स्तर से ही लोगों को प्लेसमेंट करवा के, एडवर्टीजमेंट करवा लोगों को अट्रैक्ट किया, बच्चों को बहुत बड़ी संख्या में, लेकिन वो मॉडल सक्सेस हुआ नहीं। सो इस तरीके से हो रहा। हाँ, लेकिन ये है इम्पॉर्टेंट बात कि एजुकेशन को एज ए कमोडिटी कन्वर्ट करने की कोशिश हो रही है बहुत तेज़ी से, जो कि एक चिंताजनक विषय है। अगर प्राइवेट सेक्टर शिक्षा में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर के कुछ लोग जो है शिक्षा में शिक्षा को इस तरीके से यूनिवर्सिटी खोलना चाहते हैं जिससे कि वो बहुत बड़ी संख्या में कमाई कर सकें। ठीक है, केवल उनका मेन उद्देश्य केवल इनका मेन उद्देश्य वो है, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। और ये नॉर्थ इंडिया में क्रॉस दी राज्य हो रहा है, क्रॉस दी डिस्ट्रिक्ट हो रहा है, जहां आप देखेंगे कि हर प्रभावशाली व्यक्ति, मंत्री हुआ, विधायक हुआ, कोई भी हुआ, हर कोई सरकार में आते हुए सबसे पहले एक डिग्री कॉलेज खुलवा रहा है। ठीक है, और उस डिग्री कॉलेज में उसके पास पढ़ाने के लिए कोई नहीं है, कुछ उसको भी पता नहीं। है डिग्री कॉलेज खुलवाने का मतलब है कि उसने एक बैंक खुलवा ली। हाँ, डिग्री कॉलेज खुलवा लिया, इसके बाद जो है उसमें कुछ लोगों को इधर उधर से करके फर्जी तरीके से कहीं यहाँ वहाँ से ला के जो है मान्यता ले लेंगे। इसके बाद टीचर नहीं है, और वो डिग्री कॉलेज केवल और केवल कन्वर्ट हो गए हैं डिग्री बांटने वाले इंस्टीट्यूट में। तो डिग्रियां बट रही हैं, और ये जो है ये आगे एक दूसरे प्रॉब्लम में कन्वर्ट होता चला जा रहा है कि मेरिट के बेसिस पर कुछ कुछ अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, जो कि हाई स्कूल, इंटर और जो है ग्रेजुएशन की मेरिट को जोड़ दे रहे हैं। मतलब मेरिट क्या, वो नंबर को वो मेरिट कह रहे हैं। ये भी एक अजीब तरीके का, हम लोगों की जुबान में भी वो चढ़ गया कि वो मेरिट है। दरअसल जो नंबर पाया जाता है वो मेरिट नहीं होता है। अगर आप टीचर नियुक्त कर रहे हैं, मैं ये अक्सर ये उदाहरण देता हूँ कि अगर किसी कॉलेज में आपको मैथ का टीचर मुझे नियुक्त करना है और मेरे पास 2 कैंडिडेट हैं,
एक 50 नंबर पाया हुआ है मैथ में और एक 90 नंबर पाया हुआ मैथ में। 90 नंबर पाया हुआ कैंडिडेट अगर जो है बच्चों को देख के ही गुस्सा करता है, बच्चों से घृणा करता है, तो मेरे लिए वो एक नॉन मेरिटोरियस पर्सन है एज ए टीचर अपॉइंट होने के लिए। वो बच्चे विद्यार्थी और अध्यापक का जो रिलेशन है वो बना नहीं हाँ, पाएगा। हाँ, वो बना ही नहीं सकता ना। तो चलिए अब हम अंतिम कड़ी की ओर चलते हैं। मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की यहाँ से हमने डाटा लिया है, और मैं आप सभी को ये जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में टोटल स्टेट यूनिवर्सिटी कितनी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितनी है और डीम्ड यूनिवर्सिटी कितनी है। भारत में स्टेट यूनिवर्सिटी टोटल 394 है, 394, और डीम्ड यूनिवर्सिटी 125 हैं, 125, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी पूरे भारत में 48 हैं, 48, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी भारत में सबसे ज़्यादा हैं, 325, जो कि स्टेट यूनिवर्सिटी के बाद में उनका नंबर आता है। और टोटल यूनिवर्सिटी भारत में मिला करके कुल 892 यूनिवर्सिटी हैं, और इनके जो कॉलेजेस हैं वो हैं 38,498, यानी कि 38,498 कॉलेजेस भारत में हैं। और ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रांट कमीशन की रिपोर्ट पे जारी की गई थी 12 दिसंबर 2018 को। और भी मैं आपको चौंकाने वाले आंकड़े ये बता दूं कि अभी करीब 30 जुलाई 2018 को स्टेट एचआरडी मिनिस्टर उपेंद्र कुशवाहा जी ने बताया था पार्लियामेंट में कि भारत में बेसिक शिक्षकों की जो पद हैं, बेसिक शिक्षा के जो पद हैं, अभी भी भारत में 10 लाख पोस्ट खाली पड़ी हुई। जीडीपी के मामले में भारत शिक्षा में शिक्षा का 1% जीडीपी का शिक्षा के क्षेत्र में 1% खर्च करता है, और ये पूरे विश्व में जो भारत के इकोनॉमिकल ग्रोथ से कंपेयर किया जाए तो ये बहुत कम है। भारत को शिक्षा व्यवस्था में जीडीपी की जो इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाना पड़ेगा, तो ही कहीं ना कहीं भारत शिक्षा व्यवस्था में आगे बढ़ पाएगा। तो ये थे हमारे साथ अरविंद कुमार जी, जिनका परिचय मैं आपको दे चुका हूं। और एक सबसे अहम इनका परिचय मैं आपको बता दूं कि 2015 में इनके द्वारा एक एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया गया था जेएनयू में पॉलिटिकल साइंस में एमफिल करने के लिए, और उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में इन्होंने पूरे इंडिया में टॉप किया था। और 2015 में भारत के पहले ये बहुजन समाज के विद्यार्थी रहे जिन्होंने इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में टॉप किया था, और उस समय काफ़ी ज़्यादा ये खबर लोगों को पता भी लगी थी। तो ये थे हमारे साथ अरविंद कुमार जी, आगे भी इनसे चर्चा करेंगे विभिन्न विषयों पर जब भी मौका मिलेगा। जी धन्यवाद अरविंद कुमार जी।